हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने ऊर्जा के विभिन्न प्रकार देख लिए थे और हमने पढ़ा था कि आपकी 10th क्लास के सिलेबस में यांत्रिक ऊर्जा का ही टॉपिक लगता है। यांत्रिक ऊर्जा को अगर बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यानी अगर आपसे यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा पूछे तो आप कहोगे किसी वस्तु में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब इसको थोड़े उदाहरणों द्वारा समझेंगे। जैसे इसका पहला उदाहरण बहुत ही सिंपल उदाहरण है। आपने दीवार पर किसी हथौड़े से कील जरूर ठोकी होगी। अब दीवार पर हथौड़े से कील ठोकना ये इस यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। दीवार पर हथौड़े से कील ठोकना यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। किस प्रकार? हथौड़े के अंदर कुछ ना कुछ भार होगा, उसका वजन होगा, वह भार स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करेगा। प्लस इस भार को आपने किसी ऊंचाई पर उठा दिया है। ऐसे थोड़े ना है कि सीधे सीधे लगाओगे, थोड़ा ऊपर उठाते कील पर चोट मारते हैं। तो थोड़ा अगर आपने इसको ऊपर उठाया है तो यहाँ पर उस भार के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और ये स्थितिज ऊर्जा जब आप ऊपर से नीचे उसको लेके आते हो कील की तरफ, तब उसमें गतिज ऊर्जा भी बन जाती है। और स्थितिज और गतिज ऊर्जा, स्थितिज यानी स्थिति के कारण आपने ऊपर उठाया, स्थितिज ऊर्जा। गतिज यानी गति के कारण जब आप उसको वापस नीचे लेके आए तो गतिज ऊर्जा। और स्थितिज और गतिज जब दोनों मिल गई तो वहां पर कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा वहां पर हो गई। यानी यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण हो गया दीवार पर हथौड़े से कील ठोकना। दूसरा उदाहरण, धनुष देखा होगा आपने, छोटे बच्चे या रामायण में धनुष जरूर देखा होगा। अब ये धनुष जो होता है उसमें एक डंडी लगी होती है जिस पर एक डोर बंधी होती है, धागा बंधा होता है। जब उस डोर को खींचा जाता है तो वह डंडी थोड़ी मुड़ जाती है। इस प्रकार धनुष की जो शेप होती है, थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना है। जब इस डोर को इस तरफ खींचा जाएगा तो इस डंडी में कुछ ना कुछ मुड़ाव आएगा, स्थिति में परिवर्तन होगा, मतलब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। और जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर उपस्थित तीर जो है वह इस तरफ जाएगा और तीर में कौन सी गतिज ऊर्जा आ जाएगी? तीर में कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। और इस डंडी में स्थिति बदलने के कारण, या यूं कह सकते हो इस तार में भी स्थिति बदलने के कारण स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार गुलेल आपने देखी होगी, सेम दोनों का एक ही सिस्टम है। तो पूरे धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, पूरे गुलेल में भी स्थितिज ऊर्जा होती है, दोनों का सिस्टम सेम ही है। ठीक इसी प्रकार आपने जो खिलौने का पिस्तौल देखा होगा, वैसे तो पिस्तौल चाहे खिलौने का हो या असली हो, दोनों में ही यांत्रिक ऊर्जा काम में आती है, क्योंकि एक स्प्रिंग रहता है और यह स्प्रिंग दब जाता है। जब आप खिलौने के ट्रिगर को दबाते हो तो यह स्प्रिंग दब जाता है। स्प्रिंग दबेगा तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, मतलब वहां पर स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी। और जैसे ही इसको छोड़ा जाएगा तो जो गोली उपस्थित है स्प्रिंग के जस्ट आगे, वो गोली जो है तेज गति से चलेगी और उस गोली में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो वस्तु है, निकाय है, खिलौने जो पिस्तौल जो है, उसके अंदर क्या होगी? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी। अब आपको यांत्रिक ऊर्जा समझ आ गई होगी। इसके बाद हम यांत्रिक ऊर्जा के दो अलग अलग भाग स्थितिज और गतिज ऊर्जा को अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहले गतिज ऊर्जा, नाम से ही पता चल रहा है, गतिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। दोबारा मैं परिभाषा लिख देता हूं, किसी
वस्तु में उसकी गति के कारण निहित, निहित का मतलब स्टोर, निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। सिंपल उदाहरण दे सकते हो, दौड़ते हुए बच्चे, चलती हुई कार, चलता हुआ पंखा, ये सब चलती हुई कोई भी चीज होगी उसमें गतिज ऊर्जा होगी। सामान्य उदाहरण है। वैसे पहली बात तो इसके उदाहरण नहीं पूछेगा आपसे, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, मैंने पहले लेक्चर में बताया भी था, लेकिन फिर भी अगर परिभाषा पूछे तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा के परिमाण की। गतिज ऊर्जा को मापा कैसे जाता है? कोई वस्तु चल रही है, उसमें गतिज ऊर्जा है, ठीक है, डेफिनेटली आपकी बात राइट है, लेकिन कितनी गतिज ऊर्जा है, इसका माप कैसे हो, कितना माप हो, इसको पता लगाने के लिए हमें जरूरत है कि गतिज ऊर्जा का मान कैसे निकालें, सूत्र बनाएंगे। तो यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बनने की संभावना है कि किसी भी चलती हुई बस में या वस्तु में गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए या गतिज ऊर्जा निकालने का सूत्र बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो इसके लिए चलो मान लेते हैं कि कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, u वेग से गतिमान है। अब u वेग से गतिमान है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है? u है, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग होगा तभी तो वो गतिमान है। अब इस पर कोई बल लगाया जाता है F, और ये F बल क्या करता है? उसे v वेग दे देता है। ये F बल उसे क्या कर देता है? v वेग दे देता है, यानी v उसका क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया। ध्यान से सुनिए, कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग u हो गया, अब उस पर बल लग रहा है F, जिसके कारण उसका अंतिम वेग क्या हो गया? v। वस्तु का द्रव्यमान अगर m है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m। द्रव्यमान को m से डिनोट भी किया जाता है, यहाँ पर हम द्रव्यमान की वैल्यू भी m ले रहे हैं, तो m द्रव्यमान है, और इस F बल लगाने के कारण वस्तु कुछ ना कुछ विस्थापित होगी, तो यहाँ पर उसका जो विस्थापन है वो कितना है? s, स्मॉल s। ठीक है, कोई वस्तु u वेग से गतिमान है, प्रारंभिक वेग u मान लिया, उसका बल F लगाया गया जिसके कारण अंतिम वेग v हो गया और विस्थापन s हो गया, और यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान आपको m मानना है। तो आपको ज्ञात करना है कि उस वस्तु में कितना गतिज ऊर्जा, कितनी गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई। एक बात आप ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वस्तु में, किसी भी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी वह उस कार्य के बराबर होगी, उस कार्य के बराबर होगी जो उसे रोकने में लगेगा। मान लीजिए कोई कार चल रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है, उसको रोकने में आपको जितना जोर लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स करके आप उस चीज को रोकोगे उतना ही आप कार्य करोगे, और जितना फोर्स आपने लगा करके उस चीज को रोका है, जितना जोर लगा के, जितना कार्य करके आपने उस चीज को रोका है, उतनी ही उसमें गतिज ऊर्जा है, क्योंकि रुकने के बाद में तो उसका वेग 0 हो गया, मतलब उसमें गति ऊर्जा रही नहीं, सारी की सारी गतिज ऊर्जा को आपने 0 कर दिया। यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि गतिज ऊर्जा का मान कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी चल रही वस्तु में गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उस वस्तु में, उस वस्तु को रोकने में किया जाने वाला कार्य, इसके क्या बराबर होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक इसी प्रकार यूं भी कह सकते हैं, किसी भी जो विराम अवस्था में कोई वस्तु है वो चलने लगती है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? तो उसको विराम अवस्था से चलाने में आपको कितना कार्य करना पड़ा, यानी विराम अवस्था में कोई वस्तु है और वो चलने लगती है तो कितनी गतिज ऊर्जा उसमें है। इसके लिए आप उत्तर दोगे कि विराम अवस्था से उसको चलाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, वही उसकी क्या है? गतिज ऊर्जा है। खैर चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम कि u वेग से गतिमान किसी वस्तु का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप पहले एक समीकरण याद कीजिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा है न्यूटन की गति के नियम, और उसमें आपने न्यूटन की गति के समीकरण बनाए थे। समीकरण 3 होते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इसी प्रकार तीसरा होता है s बराबर
यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हमने ये जिक्र नहीं किया है कि वस्तु इस इतने समय तक के लिए यहाँ पर जो वस्तु पर बल लग रहा है इतने समय तक उसका वेग परिवर्तन हो रहा है, टी का जिक्र कहीं नहीं किया। मतलब ये और ये दोनों समीकरण काम में नहीं लेंगे, यहाँ पर टी का जिक्र नहीं है दूसरे समीकरण में, तो दूसरा समीकरण काम में लिया जाएगा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वी स्क्वायर की जगह हमने वी अंतिम वेग रखा है, यू स्क्वायर की जगह हमने यू प्रारंभिक वेग रखा है। 2a यहाँ पर त्वरण होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, यानी यहाँ पर वेग में कितना परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हुआ है, यू वी चेंज हुआ है तो वेग में परिवर्तन हुआ, उसकी दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे आएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये एक पद हो गया पूरा, और ये 2 और s इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये 2s इसके अपॉन में आ जाएगा। तो a बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एक सूत्र आपने गति के समीकरण में ही पढ़ा होगा, गति के जो नियम थे उनमें दूसरा नियम था कि गति के नियम में दूसरा नियम ये था जहाँ से सूत्र निकल के आता है F बराबर ma, यानी बल का मान द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस समीकरण को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो F जो है, बल F लगाया जो है आपने, उसका मान होगा m, द्रव्यमान m है, a हमने ये भी मान निकाला है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, यानी f की वैल्यू आ गई आपके पास में m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जो f की वैल्यू आई है, f की वैल्यू आई है, इसका हम कार्य के सूत्र में प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ये भी समझाया है कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही बात है। किसी वस्तु में किया गया कार्य किसके कारण होगा? उसकी ऊर्जा के कारण होगा, और किसी वस्तु में ऊर्जा है वो कोई न कोई काम करेगी। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। हम यहाँ पर भी कार्य का सूत्र लगाएंगे। कार्य का सूत्र आपको याद होगा, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो कार्य का सूत्र कार्य ऊर्जा के बराबर है, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। अब बल इंटू विस्थापन आपके पास में कार्य का सूत्र हो गया। W का मान निकालने के लिए या E का मान निकालने के लिए बल की वैल्यू अभी अभी हमने देखी है, पीछे आप देखिएगा, F बराबर आया है हमारे पास में m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और विस्थापन कितना था? विस्थापन है s। अब E की वैल्यू में देखो, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और s, ये तीनों ऊपर वाली चीज मल्टीप्लाई में है और ये 2s इसके डिवाइड में है, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर E की वैल्यू आई m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, या थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर इसका आसान सा हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये 1/2 है, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, 1/2 इंटू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आपको किसी भी वस्तु के दो वेग दिए हों, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, पूछे ऊर्जा या उसके द्वारा किया गया कार्य। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको सवाल बताता हूँ कि एक वस्तु इस वेग से गति कर रही है, अचानक उस पर बल लगता है और उसका वेग बदल कर ये हो जाता है, उसका द्रव्यमान इतना है, आप उसकी गतिज ऊर्जा बताइए। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दो वेग का जिक्र किया, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपको विरामावस्था से चलने वाली वस्तु दे दे, ये बोल दे कि वस्तु विरामावस्था से चली है, विरामावस्था से चलने का मतलब हुआ वह पहले नहीं चल रही थी, पहले नहीं चल रही थी, इसका मतलब वो प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया? 0। प्रारंभिक वेग यानी u क्या हो गया? 0। अगर u 0 हो गया तो इस फॉर्मूले में u 0 रखेंगे, E बराबर 1/2 इंटू E बराबर 1/2 इंटू m
वी स्क्वायर और यू की वैल्यू 0, तो ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। यानी अगर कहीं पर आपको सिर्फ एक ही वेग दे रखा हो तो आप गतिज ऊर्जा निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, दो वेग दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। आज हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यांत्रिक और गतिज ऊर्जा के बारे में। शुरुआत करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होता है। उदाहरण इसका क्या हो गया? दीवार पर हथौड़े को कील से ठोकना और धनुष, गुलेल इसके उदाहरण हो गए। इनमें स्थिति के कारण परिवर्तन होता है, वो स्थितिज ऊर्जा। बाद में ये वस्तु को गति दे देते हैं, वो हो गई गतिज ऊर्जा। उसके बाद में खिलौना पिस्तौल जो थी उसका भी उदाहरण है। उसके बाद में हमने गतिज ऊर्जा स्टार्ट करी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। यू वेग से गतिमान कोई वस्तु हो और प्रारंभिक वेग उसका यू माना जाएगा, बल एफ लग रहा हो, उसके कारण विस्थापन एस हो, अंतिम वेग उसका वी हो जाए और वस्तु का द्रव्यमान अगर एम हो तो हमें पूछे गतिज ऊर्जा कितनी होगी, या यूं पूछे गतिज ऊर्जा में अंतर क्या होगा, या यूं पूछे कार्य का मान क्या होगा। मतलब सब बातों का एक ही है, आपको गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, बस भाषा परिवर्तन होगा। तो आप न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का समीकरण लगाओगे। 3 नियम होते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और तीसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। पहली और तीसरी समीकरण में t है जो कि हमने माने थे, वहीं पर कहीं पर t का वैल्यू यूज नहीं की थी, इसलिए हम दोनों पहले और तीसरे समीकरण काम नहीं लेंगे, बीच वाले समीकरण काम लेंगे। बीच वाली समीकरण क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहाँ पर ए क्या होता है? त्वरण, तो ए का मान निकालेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as में से ए का मान निकालेंगे, तब ये पद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के अपोन में ये 2 मल्टीप्लाई वाले पद आ जाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये ए की वैल्यू आ गई। अब हमने गति के द्वितीय नियम में पढ़ा है कि बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अब हम ये गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कार्य निकालेंगे। उससे पहले हमें बल निकालना पड़ेगा। बल F क्या होगा? m इंटू त्वरण जो है, ये मान निकाला है वो यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद में कार्य निकालने के लिए W इज इक्वल टू ई, क्योंकि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, बल इंटू विस्थापन करेंगे तो W इज इक्वल टू ई बराबर क्या होगा? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, और इंटू में विस्थापन s, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर e की वैल्यू आ जाएगी m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो e की वैल्यू जो क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और अगर आपसे पूछे गतिज ऊर्जा में अंतर तो आप इसको थोड़ा और खोल के लिख दोगे। 1/2 m की मल्टीप्लाई वी स्क्वायर के साथ होगी तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर। 1/2 m की मल्टीप्लाई यू स्क्वायर के साथ होगी तो 1/2 एम यू स्क्वायर। तो आप यूं भी कह सकते हो कि यहाँ पर किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। माइनस का अर्थ क्या होता है? चेंज होना, परिवर्तन होना। भैया आपके पास में 10 रुपए हैं, बाद में 15 हो जाते हैं, अंतर ज्ञात करो, परिवर्तन कितना हुआ तो माइनस करोगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर गतिज ऊर्जा में अंतर कितना हुआ वो कार्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, इस चीज को सिद्ध करो। ठीक है, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, इस चीज को सिद्ध करो। तो भी यही चीज निकालनी है आपको। ठीक है, या फिर यूं पूछे कि विरामावस्था से चल रही कोई वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होती है, इसको सिद्ध करो। प्रश्न देखिए, विरामावस्था से चल रही किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर होती है, इसी चीज को सिद्ध करो। तो भी आपको यही करना है, यहाँ तक समीकरण को लेके आना है और उसके बाद में कहना है विरामावस्था से अगर कोई वस्तु चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? u बराबर 0। u बराबर 0 अगर प्रारंभिक वेग है तो u की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। u की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 m v स्क्वायर, u की जगह 0 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 m v स्क्वायर। बस ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क यही है, इस व्युत्पन्न को आप निकालोगे और अच्छी तरह बार बार 2-3 बार निकाल करके इसको समझोगे। यही आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, धन्यवाद।